हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज से हम आपके जो सीटेड पेपर है उसकी प्रिपरेशन करेंगे। आज हम इंग्लिश पेडागोजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को विथ डिटेल समझेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो लिए गए प्रश्न हैं ये पिछले सीटेड एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और कुछ क्वेश्चंस जो है वो नए हैं। तो ज़रूर से मेरे इस चैनल पर बने रहिएगा, क्योंकि इसी तरह मैं डेली आप लोगों के लिए इंग्लिश पेडागोजी की क्लास लेकर आऊँगी। ये जो क्लास है वो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपका जो सीटेड एग्ज़ाम है वो काफ़ी नज़दीक आ चुका है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आए। और अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिल सकेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ड्रन लर्न अ लैंग्वेज मोस्ट इफेक्टिवली व्हेन दे हैव। ऑप्शन ए, मतलब इसका मतलब ये है, बच्चे जो है किसी भाषा को सबसे अधिक, है ना, मोस्ट इफेक्टिवली बोला है, मतलब कि सबसे अधिक प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं जब उनके पास डैश। ऑप्शन ए है इनहिबिटेशन, ऑप्शन बी मोटिवेशन, ऑप्शन सी अ प्रोफिशिएंट लैंग्वेज टीचर, या ऑप्शन डी दिया है अ गुड टेक्स्ट बुक। इनहेबिटेशन मतलब हो जाएगा आपका शर्माना या फिर हिचकिचाना, ठीक है। मोटिवेशन यानी कि प्रेरणा, प्रेरित होना, है ना। ऑप्शन सी में है अप्रोफिशिएंट लैंग्वेज टीचर, यानी कि इसका मतलब है किसी भाषा को बहुत अच्छी तरह से जानने वाला, है ना, और सटीक तरीके से उसका इस्तेमाल करने वाला जो शिक्षक होता है उसके बारे में बोला है। या फिर ऑप्शन डी है अ गुड टेक्स्ट बुक, या फिर एक अच्छी पाठ्य पुस्तक। तो सबसे ज्यादा प्रभावी ढंग से कब सीखेगा बच्चा किसी भाषा को, तो वो हो जाएगा आपका मोटिवेशन, है ना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन बी जो है वो ज्यादा सटीक है, क्योंकि जब तक बच्चा प्रेरित नहीं होगा, है ना, तब तक वो किसी भाषा को अच्छी तरीके से नहीं सीख सकता। तो उसके लिए प्रेरणा जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होगी, है ना। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश is a way of estimating of or guessing beyond the facts। मतलब कि इनमें से कौन सा तथ्यों से परे, है ना, अनुमान लगाने या अनुमान लगाने का एक तरीका है। मतलब कि इन चारों ऑप्शन में से वो कौन सा तरीका है। तो ऑप्शन ए है इन्फेरेंस। इसका मतलब क्या हो जाएगा, गिवन इंफॉर्मेशन। इन्फेरेंस मतलब एक प्रकार से हो जाएगा आपका गिवन इंफॉर्मेशन, यानी कि कोई तथ्य आपको दिया गया है ना, फिर जो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, जिसके उपरांत आप क्या करते हैं, उसको अपना मतलब कि एक प्रकार से जजमेंट देते हैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के होते हुए। उसके बाद आप उसमें उस तथ्य पर अपना जजमेंट देते हैं कोई, है ना, उसके ऊपर। तो उसे हम क्या कहेंगे, इन्फेरेंस कहेंगे। ऑप्शन बी है एक्स्ट्रापोलेशन। एक्स्ट्रापोलेशन मतलब हो जाएगा जब हम कोई, जैसे कि मूवी देखते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, है ना, किसी भी मूवी को देखते हुए उसे महसूस करने लगते हैं। जैसे कि इमोशनल मूवी है कोई, तो आप भी क्या होते हैं, कुछ कुछ सीन में उसके इमोशनल हो जाते हैं और अनुमान भी लगाते हैं कई मूवी पर, है ना, कि आपकी इसके बाद आगे क्या होगा मूवी में। तो आप क्या कर रहे हैं, गैसिंग भी करते हैं साथ ही साथ। और ऑप्शन सी दिया है वो क्या है, एक्स्ट्रापोलेशन हो जाएगा। ऑप्शन सी है एक्सप्लेनेशन, यानी कि स्पष्टीकरण करना। या फिर ऑप्शन डी है एनालिसिस, यानी कि विश्लेषण करना। तो इसमें क्या पूछा है आपसे, इनमें से कौन सा तथ्यों से परे अनुमान लगाने, है ना, गैसिंग, अनुमान लगाने या अनुमान लगाने का तरीका है। तो वो कौन सा हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा एक्स्ट्रापोलेशन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें आप क्या कर रहे हैं, एक प्रकार से इमोशनल हो जा रहे हैं मूवी देखते टाइम, है ना, और क्या कर रहे हैं, इस
इसमें आप गैसिंग भी करते हैं कि इस जैसे मूवी देखते समय कि इस सीन के बाद आगे क्या होगा, तो वो क्या कहलाएगा, आपका एक्स्ट्रापोलेशन कहलाएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The statement that described the knowledge, skills, and attitude that students should acquire by the end of a particular class or course come under dash। इसमें ये बोल रहा है कि वह कथन है ना, द स्टेटमेंट, वह कथन जो आपका ज्ञान है ना, कौशल, स्किल्स यानी कि कौशल, और एटीट्यूड, दृष्टिकोण का वर्णन करता है, ठीक है, जिसे छात्रों को, स्टूडेंट शुड है ना, जिसे छात्रों को किसी विशेष कक्षा या पाठ्यक्रम के अंत तक हासिल करना चाहिए, है ना, यानी कि बोला है ना, स्टूडेंट शुड एक्वायर बाय द एंड ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास और कोर्स, ठीक है। तो वो जो है इन चारों में से, यानी कि डैश मतलब किसके अंदर अंतर्गत आता है, बोला है इन चारों ऑप्शन में से वो जो कौशल है ना, और दृष्टिकोण है, जिसको छात्र जो है किसी विशेष कक्षा है ना या पाठ्यक्रम के अंत तक हासिल करना चाहिए उस छात्र को, तो वो क्या है। ऑप्शन ए है न्यूमेरिक आउटकम्स यानी कि संख्यात्मक परिणाम हो, ऑप्शन बी है फाउंडेशन लिटरेसी आउटकम्स या फिर आधारभूत साक्षरता परिणाम होना चाहिए, ऑप्शन सी है टीचिंग आउटकम्स या फिर शिक्षण परिणाम होना चाहिए, या ऑप्शन डी है लर्निंग आउटकम्स यानी कि सीखने के परिणाम होने चाहिए। तो जाहिर सी बात है वो क्या होना चाहिए, आपका सीखने का परिणाम होना चाहिए, है ना, तो ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। A language teacher brings everyday objects such as newspaper, menu cards, and train tickets to teach the students of class 5. What is she doing to make learning happen? मतलब कि इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि एक भाषा शिक्षिका है ना, क्लास 5 की, तो तो कक्षा 5 की है, तो के उसके विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए वो क्या कर रही है, अखबार है ना, न्यूज़पेपर, मेन्यू कार्ड और रेल टिकट जैसी रोजमर्रा की जो वस्तुएं हैं है ना, उसको लेकर आती है। तो वह शिक्षण को संभव बनाने के लिए क्या कर रही है ना, कि वो इन चीजों को लेकर क्लासरूम में आ रही, तो वो क्या करना चाहती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है शी इज यूजिंग ऑथेंटिक मटेरियल्स टू मेक हर टीचिंग मोर रियलिस्टिक एंड यूजफुल, मतलब कि क्या वो जो है वह अपने शिक्षण को अधिक यथार्थवादी है ना, ऑथेंटिक मटेरियल्स, यथार्थवादी और उपयोगी बनाने के लिए ऑथेंटिक मटेरियल्स यानी कि प्रामाणिक सामग्रियों का उपयोग कर रही है, या फिर ऑप्शन बी है शी इज ट्राइंग टू हेल्प हर स्टूडेंट्स टू लर्न मल्टीपल लैंग्वेजेस, ठीक है, मल्टीपल लैंग्वेजेस यानी कि वह अपने छात्रों को कई भाषाएं सीखने में मदद करने की कोशिश कर रही है, या फिर ऑप्शन सी है शी वांट्स हर स्टूडेंट्स टू लर्न इंग्लिश थ्रू रियल लाइफ सिचुएशंस, या फिर वह चाहती है कि उनके छात्र जो हैं वो वास्तविक जीवन की स्थितियों के माध्यम से क्या करें, इंग्लिश सीखें, है ना। ऑप्शन डी है शी इज क्रिएटिंग अवेयरनेस इन द स्टूडेंट्स, या फिर वो छात्रों में क्या कर रही है, अवेयरनेस यानी कि जागरूकता पैदा कर रही है। तो इन चारों में से कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए। वो आपका न्यूज़पेपर, मेन्यू कार्ड्स और ट्रेन टिकट्स जैसे जो सामग्री है उनका यूज कर रही है, जो कि आप सभी अपने रोजमर्रा के जीवन में क्या करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो वो क्या कहलाता है, एक प्रकार से ऑथेंटिक मटेरियल कहलाता है ना, वो क्या होता है, प्रामाणिक सामग्री है ना। आपका ट्रेन का टिकट है, न्यूज़पेपर है, मेन्यू कार्ड है, ये सब ऑथेंटिक मटेरियल्स के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये ताकि वो क्या कर सके, अपने शिक्षण को मोर रियलिस्टिक यानी कि रियलिस्टिक रियल बना सके, है ना, यूजफुल बना सके ज्यादा से ज्यादा। तो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच इज अ टूल दैट allows for a number of synchronous and
असिंक्रोनस ऑनलाइन टीचिंग अपॉर्चुनिटीज। तो सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन में से सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस के बारे में जान लीजिए। ठीक है, सिंक्रोनस मतलब हो जाएगा आपका जो तुरंत हो, है ना, या फिर सेम टाइम पर हो। क्या हो? तुरंत हो कोई चीज, या फिर आपका सेम टाइम पर हो। ठीक है, जैसे कि उदाहरण देख लो, क्योंकि उदाहरण देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आपको समझ में आए। जैसे कि हो जाएगा आपका क्लासरूम, है ना। मान लो आपका क्लासरूम में टीचर ने क्वेश्चंस पूछा कुछ, है ना, और आप उसका तुरंत आंसर दे सकते हैं। ठीक है, उसी समय पर तुरंत आंसर देंगे किसी क्लासरूम में जब आपसे कोई टीचर प्रश्न पूछे, तो वो आपका क्या हो जाएगा? सिंक्रोनस, है ना। एस असिंक्रोनस क्या हो जाएगा? तो असिंक्रोनस मतलब हो जाएगा कुछ देरी के बाद। ठीक है, कुछ देर बाद, कुछ देर बाद जब मिले उसका आंसर, समझ लो। तो जैसे कि आपको अपने अपने से पढ़ाई कर रहे हो, जैसे कि आप, है ना, अपने घर में अपने से पढ़ाई कर रहे हो बुक से, तो कोई डाउट है अगर आपको कुछ पढ़ते वक्त, तो आपको क्वेश्चन में तो तुरंत उसका आंसर नहीं मिल जाएगा, है ना। आप बिना किसी टीचर के उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो आपको कुछ देरी लगेगी, है ना, कि इसका आंसर सही है या नहीं ये पता करने में। तो ये कुछ देर बाद यानी कि असिंक्रोनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है, क्योंकि इसमें दोनों प्रकार का ऑनलाइन टीचिंग पूछा गया है, अपॉर्चुनिटीज, है ना, तो दोनों प्रकार का होता है ऑनलाइन में आपका। ठीक है, तो ऑप्शन ए है टेक्स्ट बुक, ऑप्शन बी है रेलवे टिकट, ऑप्शन सी है टेलीविजन, या ऑप्शन डी है पैडलेट। तो दोनों प्रकार का जो ऑनलाइन टीचिंग अपॉर्चुनिटीज है ना, तो ये किस में हो रहा है? तो पैडलेट में हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पैडलेट इसका सही आंसर हो जाएगा, ना कि टेक्स्ट बुक में होगा दोनों प्रकार का, ना रेलवे टिकट में तो होगा ही नहीं, और टेलीविजन में भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ईमेल you would write if you were writing to a colleague who is your friend। मतलब इसमें ये पूछा है, यदि आप किसी सहकर्मी, है ना, आपके कलीग हैं, तो सहकर्मी को ईमेल लिख रहे हैं जो आपका मित्र है ना, तो आप किस प्रकार का ईमेल लिखेंगे, इसकी पहचान करना है आपको इन चारों ऑप्शन में से। तो ऑप्शन ए दिया है इनफॉर्मल, इसका मतलब हो जाएगा अनौपचारिक। ठीक है, फॉर्मल यानी कि हो जाएगा औपचारिक। सी है बिजनेस यानी कि व्यावसायिक, और ऑप्शन डी दिया है कोरिस्पोंडेंस। कोरिस्पोंडेंस मतलब हो जाता है पत्र व्यवहार। क्या उसे हम पत्र व्यवहार कहेंगे? इसका मतलब हो जाएगा आपका पत्र व्यवहार। ठीक है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उससे पहले आप इनफॉर्मल और फॉर्मल के बारे में जान लीजिए। ठीक है, तो पहले हम इनफॉर्मल के बारे में जान लेते हैं। इनफॉर्मल क्या हो जाएगा? इसके अंतर्गत आ जाएगा आपका फैमिली। ठीक है, आपके फैमिली आ जाते हैं, फ्रेंड्स आ जाते हैं। ठीक है, और फॉर्मल के अंतर्गत क्या आ जाएगा? आपका स्कूल आ जाएगा। ठीक है, औपचारिक है क्योंकि ये, है ना, टीचर्स आ जाएंगे आपके, और आपका ऑफिस आ जाएगा। ये सभी क्या होते हैं? औपचारिक होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपसे क्या पूछा है? कलीग जो है, लेकिन वो आपका क्या है? फ्रेंड भी है बोल दिया है यहाँ पर, है ना, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनफॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से आप अपने दोस्त से बात करते हैं, जैसे कि अरे यार इस टाइप का वर्ड यूज करके, वो आप अपने टीचर्स के साथ यूज नहीं कर पाएंगे, है ना, तो ये क्या है? इनफॉर्मल है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्पस ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट इन लैंग्वेज लर्निंग इज टू। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि पर्पस क्या है डायग्नोस्टिक टेस्ट का, यानी कि भाषा सीखने में निदान परीक्षण का उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन ए है नो द गैप्स इन लर्नर्स अंडरस्टैंडिंग एंड टेक रेमेडियल स्टेप्स।
मतलब कि शिक्षार्थियों की समझ में अंतराल है ना, गैप्स, तो समझ में अंतराल को जानना और उसका सुधारात्मक कदम उठाना उसके लिए, ठीक है। ऑप्शन बी है यूज द फाइंडिंग्स इन द प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ स्टूडेंट्स, या फिर छात्रों की प्रगति रिपोर्ट में निष्कर्षों का उपयोग करना। ऑप्शन सी है प्लान एंड प्रिपेयर क्वेश्चंस फॉर समेटिव असेसमेंट, या फिर समग्र मूल्यांकन के लिए क्या करना, प्रश्नों की योजना बनाना और उन्हें तैयार करना। ऑप्शन डी है इन्फॉर्म द पेरेंट्स इन द पीटीएम एंड आस्क देम टू पे अटेंशन, या फिर पीटीएम में पेरेंट्स को सूचित करना और उन्हें ध्यान देने के लिए कहना अपने बच्चों के ऊपर, ठीक है। तो इसका पर्पस यानी कि उद्देश्य क्या है आपका निदानात्मक परीक्षण का या निदान परीक्षण का, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, है ना, ताकि आप क्या कर सके, बच्चों के गैप्स को जान सके, है ना, कि उन्हें किन क्षेत्रों में किस प्रकार की परेशानी आ रही है ना, वो कहाँ पिछड़े हुए हैं, उन चीजों को वो जान सके शिक्षक, और उनके लिए क्या कर सके, उनके उपचार के लिए कोई कदम उठा सके, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रीडिंग स्कैनिंग मीन्स, ठीक है, मतलब कि पढ़ने में स्कैनिंग का मतलब क्या है पूछा है। ऑप्शन ए दिया है क्विक सर्वे ऑफ द टेक्स्ट, यानी कि पाठ का क्या करना, त्वरित सर्वेक्षण करना। ऑप्शन बी है एग्जामाइनिंग एवरीथिंग क्लोजली एंड माइन्यूटली, यानी कि हर चीज को बारीकी से और सूक्ष्मता से जांच करना, हर चीज का ना। ऑप्शन सी है प्रिडिक्टिंग द कंटेंट, या फिर सामग्री का पूर्वानुमान लगाना, प्रिडिक्ट करना। या फिर ऑप्शन डी है स्टॉपिंग एट द एंड ऑफ अ सेक्शन टू चेक कॉम्प्रिहेंशन, मतलब कि समझ की जांच करने के लिए किसी अनुभाग के अंत में क्या करना, स्टॉप करना, रुकना, ठीक है। तो पढ़ने में स्कैनिंग का मतलब क्या हो जाएगा, तो वो है आपका एग्जामाइनिंग एवरीथिंग क्लोजली एंड माइन्यूटली, यानी कि स्कैनिंग में क्या हो जाएगा, आप हर चीज को क्या करेंगे, बारीकी से और सूक्ष्मता से जांच करेंगे। जब आप स्कैन कर रहे हैं ना, तो एक एक चीज को क्या करेंगे, आप क्लोजली देखेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेकिंग लर्नर्स अवेयर ऑफ द टेक्स्ट एंड द पर्पस ऑफ लिसनिंग इज अ, मतलब ये पूछ रहा है कि शिक्षार्थियों को पाठ और सुनने के उद्देश्य से अवगत कराना एक है ना, उसका उद्देश्य क्या है, मतलब कि उसका पर्पस क्या है, ये पूछा है। तो क्या ऑप्शन ए देखते हैं प्री लिसनिंग एक्टिविटी है ये, यानी कि सुनने से पहले की गतिविधि है। ऑप्शन बी पोस्ट लिसनिंग एक्टिविटी, यानी कि सुनने के बाद की गतिविधि है। ऑप्शन सी है लिसनिंग स्टिमुलस, या फिर सुनने की प्रेरणा है एक प्रकार से। या फिर ऑप्शन डी है वाइल लिसनिंग एक्टिविटी, यानी कि सुनते समय की गतिविधि है। तो शिक्षार्थियों को पाठ और सुनने के उद्देश्य से अवगत कराना एक क्या है, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्री लिसनिंग एक्टिविटी है ना। आप क्लास में जाते हो, उसके बाद की क्या होगी, ये एक्टिविटी होगी, ठीक है, ताकि जो बच्चा है वो अवेयर हो सके, है ना, जागरूक हो सके कि उसे आज क्या पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Ram, English teacher of class 8, asked his learners to read materials such as newspaper, magazines, storybooks, article, etc. so that they should develop fluency in the target language. Which type of reading is he encouraging? मतलब इसमें ये पूछ रहा है कि कक्षा 8 के जो अंग्रेजी शिक्षक हैं, ठीक है, वो अपने स्टूडेंट जो है राम अपने विद्यार्थी को समाचार पत्र यानी कि न्यूज़पेपर, पत्रिकाएं, कहानी की किताबें, है ना, लेख आदि पढ़ने के लिए कहते हैं, ताकि वे लक्ष्य भाषा में यानी कि टारगेट लैंग्वेज में प्रवाह विकसित कर सके अपना, है ना। तो वह किस प्रकार के पढ़ने को प्रोत्साहित कर रहे हैं। ऑप्शन ए है लाउड, ऑप्शन बी साइलेंट, ऑप्शन सी इंटेंसिव, या ऑप्शन डी है एक्सटेंसिव। इंटेंसिव मतलब यहाँ पर हो जाएगा गहन रूप से पढ़ना, और एक्सटेंसिव यानी कि हो जाएगा आपका
ऊपर ऊपर से पढ़ना एक प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एक्सटेंसिव। क्यों एक्सटेंसिव हो जाएगा, ऊपर ही ऊपर, इसका मतलब एक प्रकार से हो जाएगा आपका ऊपर ऊपर से पढ़ना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो छात्र है उसको न्यूज़पेपर, मैगजीन, स्टोरी बुक्स, है ना, आर्टिकल्स, ये सब पढ़ने के लिए कहा जा रहा है। तो वो क्या करेगा, ऊपर ऊपर से, है ना, सरसरी तौर पर पढ़ेगा, ना कि डीपली, गहन रूप से, है ना। किसी बुक को, मतलब कि उसको नहीं बोला गया है ना, किसी बुक को आप पूरा क्या करें, गहनता से पढ़ें, ठीक है। तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर एक्सटेंसिव, यानी कि वो एक प्रकार से अपना प्लीजर, एक्सटेंसिव यानी कि अपने प्लीजर के लिए पढ़ रहा है, ठीक है। ये इंटेंसिव में क्या हो जाएगा, स्कैनिंग हो जाएगा, और एक्सटेंसिव में आपका स्किमिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक प्रकार से वो अपने जिस्ट के लिए, प्लीजर के लिए पढ़ेगा, ठीक है, किसी मैगजीन को, स्टोरी बुक्स को, है ना, अपने कहानियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाउड रीडिंग इज डन टू एक्सेस, मतलब कि जोर से पढ़ने का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। इन चारों में से क्या किया जाएगा, ऑप्शन ए है फोनेटिक साउंड यानी कि ध्वन्यात्मक ध्वनि, ऑप्शन बी है प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण, ऑप्शन सी इंटोनेशन एंड रिदमिक पैटर्न्स यानी कि स्वर और लयबद्ध पैटर्न्स, या फिर ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो जोर से पढ़ने का मूल्यांकन हम किस प्रकार कर पाएंगे, तो इन चारों प्रकार से ही करते हैं, है ना। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द लर्नर्स रिकॉर्ड अ थॉट स्पीच और डाटा इन अ रिटर्न फॉर्म, इट इज नोन एज, मतलब इसमें ये पूछ रहा है कि जब शिक्षार्थी किसी विचार, है ना, भाषण या डेटा को लिखित रूप में रिकॉर्ड करते हैं तब उसे क्या कहते हैं, है ना। तो ऑप्शन ए है ट्रांसक्राइबिंग या प्रतिलेखन भी कहते हैं इसे हम, ऑप्शन बी है कॉपिंग टेक्स्ट या फिर पाठ की प्रतिलिपि बनाना, ऑप्शन सी है पेनमैनशिप या फिर कलमकारी कहेंगे हम इसे, या ऑप्शन डी है कंपोजिशन यानी कि रचना करना। तो जब शिक्षार्थी किसी विचार को, है ना, अपने विचार को, थॉट, स्पीच और डाटा को क्या करता है, लिखित रूप में रिकॉर्ड करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहते हैं ट्रांसक्राइबिंग, या फिर इसे हम प्रतिलेखन कहेंगे। याद रखिएगा, ट्रांसक्राइबिंग कहते हैं। क्योंकि जब बच्चे जो है अपने विचारों को, है ना, क्या करते हैं, रिटर्न फॉर्म में, लिखित रूप से क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रतिलेखन, ट्रांसक्राइबिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, English teacher of class 5 involves her students in an activity and asks them to from a word from the last letter of word spoken by a student. In this way, she creates interest in them and enriches their vocabulary. The method she involves is, मतलब इस प्रश्न में ये बोला गया है कि कक्षा 5 की जो अंग्रेजी शिक्षिका है अपने विद्यार्थियों को क्या कर रही है, एक गतिविधि में शामिल करती है ना, और उन्हें एक विद्यार्थी द्वारा बोले गए शब्दों के अंतिम अक्षर से, यानी कि लास्ट लेटर से क्या करती है, एक शब्द बनाने के लिए कहती है। इस तरह वह उनमें रुचि पैदा करती है, ठीक है, और उनकी शब्दावली को क्या करती है, समृद्ध, इनरिचेस यानी कि हो जाएगा आपका समृद्ध करती है। तो वह जिस विधि का उपयोग करती है उस विधि को क्या कहेंगे, ऑप्शन ए है ट्रांसक्रिप्शन मेथड, क्या हम उसे प्रतिलेखन विधि कहेंगे, ऑप्शन बी डिक्टेशन मेथड या श्रुत लेख विधि कहेंगे, या ऑप्शन सी है प्ले वे मेथड कहेंगे यानी कि खेल विधि कहेंगे, या ऑप्शन डी है न्यू ड्रिल मेथड यानी कि नई ड्रिल विधि कहेंगे। तो ड्रिल मेथड तो है नहीं, है ना, किसी प्रकार से उसको रटवा नहीं रही है वो। डिक्टेशन यानी कि श्रुत लेख विधि भी ये नहीं कहलाएगा, और ट्रांसक्रिप्शन मेथड भी नहीं कहलाएगा, ठीक है, प्रतिलेखन विधि भी नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका प्ले वे मेथड कहलाएगा, ठीक है, यानी कि ये कहलाएगा आपका खेल विधि, ठीक है। क्यों खेल विधि कहलाएगा, क्योंकि जो एक शिक्षिका है
वो बच्चे को क्या बोली, जैसे कि CAT, किसी बच्चे ने कैट बोला, ठीक है, तो कैट बोला तो वो दूसरे बच्चे को क्या करना है, लास्ट वर्ड कैट का जो है वो है आपका टी, तो उसे टी वर्ड से किसी एनिमल का या किसी प्लांट का किसी भी चीज का नाम बताना है ना। तो टी से क्या उसने बताया, मान लो टाइगर बताया, ठीक है। अब नेक्स्ट बच्चे को आर से, आर लेटर से कुछ वर्ड बनाना है, तो वो इस प्रकार से, एक प्रकार से प्ले वे मेथड ही तो है, खेल विधि का यूज कर रही है ना। और बच्चों की भाषा वोकाबुलरी यानी कि शब्दों के ज्ञान को क्या कर रही है, बढ़ा रही है, ठीक है, शब्दावली को क्या कर रही है, इससे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, तो वो है आपका प्ले वे मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला स्टेटमेंट दिया है डेवलपमेंट ऑफ ऑल फोर लैंग्वेजेस स्किल्स डिपेंड्स ऑन मोटिवेशन, मतलब कि जो सभी चार भाषा कौशल है ना, फोर लैंग्वेज स्किल्स है, तो सभी चार भाषा कौशलों का विकास जो है प्रेरणा पर निर्भर करता है, ये बोला गया है। ऑप्शन बी है टीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस लैंग्वेज स्किल्स, मतलब कि इन भाषा कौशलों के विकास के लिए जो है शिक्षक जिम्मेदार है। ऑप्शन सी है टीचिंग ऑफ दिस लैंग्वेज स्किल्स डेवलप्स फ्लुएंसी एक्यूरेसी अमॉन्ग लर्नर्स, मतलब कि इन भाषा कौशलों के शिक्षण से शिक्षार्थियों में प्रवाह, है ना, फ्लुएंसी यानी कि प्रवाह, सटीकता, एक्यूरेसी विकसित होती है। ऑप्शन डी है ऑल लैंग्वेज स्किल्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट, मतलब कि सभी भाषा कौशल परस्पर क्या है, संबंधित और अन्योन्याश्रित है, ठीक है, एक दूसरे से संबंधित और अन्योन्याश्रित भी बोल दिया यहाँ पर, ठीक है, संबंधित तो के साथ साथ, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है आपसे, ठीक है, तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा इसमें से वो देखने से पहले, अगर आपको इस वीडियो में लिए गए सभी प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल लग रहे हो तो वीडियो को पॉज करके ज़रूर से एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिए। मैं आपके एग्ज़ाम होने तक डेली आप लोगों के लिए इंग्लिश पेडागोजी का जो सारे क्वेश्चंस है जितने हो सके, बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चंस जो है जिनके आने की पूर्ण संभावनाएं हैं, उनका एमसीक्यू लेकर आऊंगी आप लोगों के लिए, तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो ये सभी स्टेटमेंट जो है वो इस स्टेटमेंट के आगे क्या है, सही नहीं है, ठीक है। टीचिंग ऑफ दिस लैंग्वेज स्किल्स डेवलप फ्लुएंसी एक्यूरेसी अमंग लर्नर्स, मतलब कि इन भाषा कौशलों के शिक्षण से क्या हो रहा है, शिक्षार्थियों में प्रवाह और सटीकता विकसित होती है, क्योंकि ये सभी को चारों कौशल मोटिवेशन पर तो डिपेंड नहीं है ना, और टीचर रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है इनके लिए, और ऑल लैंग्वेज स्किल्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट नहीं होते, ठीक है, एक दूसरे से, तो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if a student makes 5 pronunciation errors, the best way to help him her is to, मतलब कि जो बच्चा है ना, जो छात्र है, वो 5 प्रकार के प्रोनाउंसिएशन एरर यानी कि उच्चारण में गलतियां कर रहा है, ठीक है, 5 बार, तो द बेस्ट वे टू हेल्प, मतलब कि अ, सबसे अच्छा तरीका क्या है उसकी मदद करने का, ठीक। ऑप्शन ए दिए है प्रोवाइड द लर्नर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन विदाउट ह्यूमिलेटिंग हिम हर। ऑप्शन बी है कॉल पेरेंट्स ऑफ द लर्नर एंड कंप्लेन। ऑप्शन सी है पनिश द चाइल्ड। ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो नन ऑफ दिस होगा नहीं, पनिश द चाइल्ड यानी कि आप उसे दंड तो दे ही नहीं सकते, है ना, अगर उसने 5 उच्चारण में गलतियां की है तो। और कॉल पेरेंट्स ऑफ द लर्नर्स एंड कंप्लेन, तो आप इसलिए उनके पेरेंट्स को भी कॉल नहीं करेंगे, है ना, उन्हें कंप्लेन तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे इस चीज के लिए, ये तो आपका काम है ना, कि उसने सिर्फ कोई बहुत बड़ी गलती तो की नहीं है, सिर्फ उच्चारण में 5 गलतियां की है, तो उसे आप कैसे सुधारेंगे। तो प्रोवाइड द लर्नर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, है ना, मतलब उससे क्या करेंगे, प्रोवाइड कराएंगे सही उच्चारण, है ना, विदाउट ह्यूमिलेटिंग हिम,
स्लैश हर, यानी कि बिना उसे ह्यूमिलिएट किए, है ना, बिना उसे एक प्रकार से नीचा दिखाए, ह्यूमिलिएट किए, मतलब उसको शर्म नहीं आनी चाहिए उस चीज के लिए, है ना, उसने कोई बहुत बड़ी गलती नहीं की है, आप उसे अच्छे से प्यार से समझाएंगे और उसे करेक्ट उच्चारण भी देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। तो ये थे आज के टोटल 15 एमसीक्यूज। अगर आपको ये 15 क्वेश्चंस समझ भी आए हो डिटेल में, है ना, अच्छे लगे हो, तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।